गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब लोग ठीक होंगे शायद। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको भी दबा लो, क्योंकि जैसे कोई मेरी नई वीडियो आएगी तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट या आपकी जो क्लास है उसके रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे। आप वहाँ से अपने क्लास के लेक्चर्स कवर कर सकते हो। जैसे अभी सेमेस्टर फर्स्ट के लेक्चर चल रहे हैं, सेकंड के चल रहे हैं एंड फोर्थ के लेक्चर करंटली चल रहे हैं और यूजीसी नेट के भी चल रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का सिलेबस है, तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इस लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लेक्चर्स इस पे अपलोड होते हैं उनको अच्छे से देखो। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा आपका वो कन्फ्यूज़न दूर करने की। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन की लेंथ कम है तो उसमें आप ऐड ऑन भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है एग्ज़ाम में लिखने की, आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ नेशनल पार्टीज, जिसमें आज के टाइम में आज के लेक्चर में हम कांग्रेस करेंगे कि जो आइडियोलॉजिकल और सोशल बेस है नेशनल पार्टीज़ की वो क्या है। तो आज के लेक्चर में हम एक ही पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेस करेंगे, वो है कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है? भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी में से है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज़ादी के टाइम से पहले की है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो है एक बहुत अपना योगदान दिया हुआ है। इट वॉज फाउंडेड बाई ए.ओ. होमी। तो इसकी जो स्थापना की थी एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था ए.ओ. होमी। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी दिसंबर 1885 में। तो उसके उस टाइम जब इसकी शुरुआत हुई थी तो कुछ लोगों का मानना ये था कि ये पॉलिटिकल थिंक जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, रियलिस्टिक थिंकर्स थे इंडिया के, तो उनको एक स्टेज दिया था प्रोटेस्ट करने के लिए। और कुछ लोगों का मानना ये है कि वो जो वायलेंट तरीके से भारतीय जो इंडियंस ट्राई कर रहे थे आज़ादी लेने की, तो उनको एक डाइवर्ट किया है। और सबका अपना अपना व्यू है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, और इसकी जो स्थापना की थी वो बहुत सारे और भी लोगों ने की थी, जिनमें से एक सबसे जो मेजर पार्ट प्ले किया था वो किया था ए.ओ. होमी ने। ये कौन थे? एक जैसे हमारे यहाँ पे KS IAS ऑफिसर्स होते हैं, वैसे ही ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। तो दिसंबर 1885 में 1885 में जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिकल जर्नी ऑफ इंडिया सिंस इट्स फॉर्मेशन। इसने जो है तो बहुत एक अच्छी पॉलिटिकल भूमिका निभाई है। इसमें इंडिया की गवर्नेंस में इंडिया की पॉलिटिकल जर्नी जितनी रही, चाहे वो देश आज़ाद करने को रही, देश जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद की रही, तो इसने जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्ट प्ले किया है। इट बिगिन इट्स जर्नी एज ए प्रेशर ग्रुप। जब इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कांग्रेस ने तो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में की थी। प्रेशर ग्रुप क्या होता है ये हम समझेंगे। प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं वो जो सरकार को मजबूर करते हैं अपने फेवर में डिसीजन लेने के लिए। जैसे कोई भी ग्रुप हो सकता है आज के टाइम में, जैसे हम एक इम्पॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप को डिस्कस कर सकते हैं, RSS राष्ट्र स्वयं संघ, तो उसको हम एक प्रेशर ग्रुप मान सकते हैं। तो प्रेशर ग्रुप इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से सरकार को मजबूर करते हैं अपने पक्ष में डिसीजन लेने के लिए। तो प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल साइंस में जो है गवर्नेंस में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन ये अपने फॉलोअर्स की बेसिस पे, फॉलोअर्स की बेसिस पे जो उनकी स्ट्रेंथ है उस बेसिस पे ये सरकार को मोटिवेट करते हैं अपने फेवर में डिसीजंस लेने के लिए। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन लीडर्स। तो जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो ये क्यों बनी थी? ये पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थी इंडियन लीडर्स की, क्योंकि उस टाइम ब्लास्ट हो रहा था, जो रेवोल्यूशनरी मेथड्स थे वो इंडियन पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर लीडर्स ने वो अडॉप्ट किए थे। तो एक नॉन वायलेंट तरीके से वो प्रोटेस्ट करें सरकार के खिलाफ, तो ये उसके लिए एक स्टेज दिया था, एक प्लेटफॉर्म दिया था।
After independence, it played an important role in the politics of India from 1947 to 1967. तो जब देश आज़ाद हो गया तो इसने देश की आज़ादी के बाद भी पहले तो पार्ट प्ले किया ही किया इंडियन नेशनल मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स में, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो 1947 से 1967 तक भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। देन उसके बाद 1971 से 1977 तक भी इन्होंने अच्छा पार्ट प्ले किया है। तो 1947 से 67 तक जो है तो कांग्रेस की ही सरकार रही है। तो उस पीरियड को कहा जाता है कांग्रेस डोमिनेंस। क्या कहा जाता है? वन पार्टी डोमिनेंस भी बोलते हैं, वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी डोमिनेंस भी बोलते हैं इसको, या कांग्रेस हेगेमनी भी बोलते हैं। कांग्रेस हेगेमनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पीरियड में कांग्रेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि इनके उसमें अपोजिशन में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि अगर इंडिया में किसी ने सरकार बनानी है तो कहते हैं ना पूर्ण बहुमत, तो वो मेजॉरिटी जो है पॉलिटिकल 273 सीट्स उनके पास होनी चाहिए, तब जाके उनकी सरकार बनेगी। 273 सीट्स से सरकार बन जाती है, प्लस ऐसे ही 10% जो है हमारे पास वोट्स होने चाहिए। ये 273 जो है ये 50% से ज़्यादा है सीट्स हैं, तब जाके सरकार बनती है। लेकिन 10% लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए होनी चाहिए, तो वो आती हैं 55 सीट्स। तो इस पीरियड में क्या था कि मैक्सिमम कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसके पास 55 सीट्स आती, तो इसलिए कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। फिर 1971 से 77 तक भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चुनाव लड़के बहुत अच्छी ये पावरफुल थी सेंटर में। कांग्रेस हैज़ इट्स ग्लोरियस पीरियड सच एज वॉर ऑफ 1965, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971 एंड पोखरान एक्सप्लोजर। कांग्रेस के जो ये दौर रहा कांग्रेस की गवर्नेंस का, तो उसमें कुछ गोल्डन पीरियड भी है कांग्रेस का, ग्लोरियस पीरियड भी है कांग्रेस का। वो कौन कौन है? जैसे 1965 की वार हुई पाकिस्तान के साथ, तो उसमें इंडिया की जो थी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। 1965 की बात कर रहा हूँ मैं। तो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जब 1971 में पाकिस्तान के साथ वार हुई जिससे बांग्लादेश बना, तब भी इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी पूरी दुनिया को उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा परफॉर्म करने की। फिर पोखरान एक्सप्लोजर, जिसमें हमने ये अपना न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, जो हमारा ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजर था, जब हमने फर्स्ट टाइम ये डिक्लेयर किया कि इंडिया जो है एक न्यूक्लियर कंट्री है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो ये चीज़ें कांग्रेस के उसमें एक पावरफुल थिंग्स थी, एक गोल्डन, एक जो अच्छा गोल्डन इतिहास लिखा है वो है। अब कुछ जो है कांग्रेस के टाइम की डार्क थिंग्स भी हैं, जिनमें से आता है 1962 वार, क्योंकि चाइना के साथ जो हमारी वार हुई उसमें हमारे सैनिक जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से लड़े, उन्होंने हर परफॉर्म अच्छे से किया। लेकिन सैनिक कभी भी हथियार के बगैर नहीं लड़ सकता, तो हमारे सैनिक के पास अच्छे खाने के लिए नहीं था, बर्फ़ में अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, अच्छे शूज़ नहीं थे, और इवन तो कि हमारे पास जो गन्स थी वो अंग्रेज़ों के टाइम की थी, तो हमारे पास कोई नई परचेजिंग भी गन की नहीं थी जिससे हमारे सैनिक लड़ सकते। तो इस 1962 वार को जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेहरू जी की गलती थी, ये नेहरू जी ने अपनी सेना को बहुत कमज़ोर किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर नेहरू जी सेना को 1962 से पहले अगर सेना को कमज़ोर नहीं रखते, तो जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री तख्ता पलट हमने मुशर्रफ के टाइम देखा, या आज भी वहाँ की मिलिट्री पॉलिटिकल पावर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या म्यांमार की एग्जांपल लें, वहाँ भी मिलिट्री तख्ता पलट देती है। तो ये चीज़ हमें इंडिया में भी देखने को मिलती है अगर हम 1947 से ही अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग रखते। तो 1962 में जो हमारी हार हुई, तो उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये था कि हमारी सेना उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और हमारी पॉलिटिकल विल जो है, जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसको भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उस टाइम जो एयर पावर है ना, एयर जो ये वायुसेना है, तो वो हमारी चाइना से स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हवाई हमले जो थे वो हुए ही नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स को इतना ये डर सताने लगा कि अगर हमने चाइना पे एयर अटैक कर दिया तो चाइना न्यू दिल्ली पे कर देगा, तो अपना आप बचाने के लिए उन्होंने जो है एयर स्ट्राइक नहीं की, जो 1971 में देखने को मिलती है कि बहुत गोल्डन एयर स्ट्राइक की इंडिया ने। तो ये हर किसी का अपना अपना पक्ष है।
इसमें इंटरनल एमरजेंसी का पीरियड है, 1972 का जब एमरजेंसी लगी थी इंडिया में, तो एमरजेंसी को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अब एमरजेंसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन एमरजेंसी के टाइम में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जो जिससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो एमरजेंसी की नीड थी उस टाइम, तो इमरजेंसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इंदिरा गांधी ने चेंज कर दी। वो एक डायनेमिक लीडर थे। अब कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इमरजेंसी गलत लगी। हाँ, ये तो डेमोक्रेसी के एंगल से मानना पड़ेगा कि इंटरनल इमरजेंसी जो लगी थी वो एक डेमोक्रेसी पे ब्लैक स्पॉट है, लेकिन हर किसी का अपना अपना मानना है, हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते हैं। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कांग्रेस, अब कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी हम उसको पढ़ेंगे। कांग्रेस क्या है? एक प्रैग्मेटिक करेक्टर है। प्रैग्मेटिक हो गया कि जो ये एडवांस इनकी प्लानिंग नहीं होती है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन उसी टाइम ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि एडवांस में किसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन प्री प्लान्ड होगा, नहीं, जो सिचुएशन आएगी उसी हिसाब से एक्ट करेंगे। कांग्रेस इज ए प्रैग्मेटिक पार्टी विद नो क्लियर कट आइडियोलॉजी, जिसकी क्लियर कट आइडियोलॉजी नहीं है। एज सच पार्टी plan their ideology according to प्रॉब्लम एंड दे डोंट हैव ए प्री प्लान्ड आइडियोलॉजी। अब ये देश की जो सिचुएशन होगी, जिस सिचुएशन से देश जा रहा होगा, तो उसी हिसाब से जो है अपनी आइडियोलॉजी चेंज करते हैं। इनकी कोई भी फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं होती है प्रैग्मेटिक करेक्टर वालों की। इन इंडिया ओनली बीजेपी, सीपीआई एंड सीपीआई मार्क्स हैव ए क्लियर कट आइडियोलॉजी। खाली बीजेपी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गए एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स वाली, तो इनकी ही क्लियर कट आइडियोलॉजी है। जो सीपीआई और सीपीएम आपको दिख रहा है, ये 1964 में इनकी डिवीज़न हुई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। एक सीपीआई होगी, एक सीपीआई ब्रैकेट में मतलब मार्क्स वाली। अब सेकंड आता है फेथ इन डेमोक्रेसी। जो कांग्रेस है वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। द बिलीव इन डेमोक्रेसी सिंस इट्स बर्थ इन 1985 लिखा है, सॉरी ये है 1885, कि जब से कांग्रेस का जो बर्थ हुआ है, जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है, तब से ही कांग्रेस डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। इट हैज़ ब्लेस्ड वेरियस लीडर। अब कांग्रेस ने भारत को बहुत सारे लीडर्स दिए हैं, जिनमें से महात्मा गांधी भी कांग्रेस से थे, जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस से थे, इंदिरा गांधी कांग्रेस से, डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस से, प्रणब मुखर्जी, सोनिया गांधी, बहुत सारी लिस्ट है ये कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस ने देश को दिए हैं। अब आता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, इट बिलीव्स इन द, जो कांग्रेस है वो किस में बिलीव करती है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म में बिलीव करती है। इट बिलीव्स इन द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, क्योंकि एलपीजी का कंसेप्ट जो आया इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये कांग्रेस के टाइम ही आया है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो इज़ डन बाय द कांग्रेस पार्टी इन पावर। जब इंदिरा गांधी जी पावर में थी तो उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की थी। फिर 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये की थी, वाज इन्फोर्स्ड बाय कांग्रेस इन पावर अंडर नरसिम्हा राव जी के टाइम में। तो एलपीजी का कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीजी के कंसेप्ट के टाइम जब इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुई, तो पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आएगा सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ कांग्रेस। के सोशल बेसिस ऑफ कांग्रेस जो है वो क्या है? सोशल बेसिस में क्या है कि कांग्रेस जो है सोसाइटी के लिए क्या करती है, समाज के लिए क्या कर रही है। रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन है, तो ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। कांग्रेस पार्टी इज सपोज टू बी द सोल प्रोटेक्टर ऑफ रिजर्वेशन। कांग्रेस पार्टी को माना जाता है कि ये क्या है? एक प्रोटेक्टर है, रिजर्वेशन को बचाने वाली पार्टी है। दे आर ऑफ द व्यू, वो ये मानते हैं, दे आर ऑफ द व्यू दैट देयर पार्टी हैज़ प्रोवाइडेड रिजर्वेशन। कांग्रेस पार्टी के लोग मानते हैं कि उनकी पार्टी ने क्या दिया है? रिजर्वेशन दी है। दे आर मेन प्रोटेक्टर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और वो मानते हैं कि जो जनजाति के लोग हैं या छोटी जाति के लोग हैं, तो शेड्यूल कास्ट जिनको समाज में छोटी जाति का लोग माना जाता है, और शेड्यूल ट्राइब जिनको आदिवासी माना जाता है, तो उनकी प्रोटेक्टर कौन है? कांग्रेस। एक कांग्रेस पार्टी का मानना है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्वेशन वोट शेयर इज हेल्ड बाय द कांग्रेस। तो इन पीपल्स का वोट, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, तो इनका वोट बैंक कौन है? ज़्यादा कांग्रेस है, क्योंकि ये बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज़ लाई हैं कांग्रेस ने इनके लिए। अब आता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़।
रिलीजियस माइनॉरिटी सच है, जैसे मुस्लिम्स आर प्रोटेक्टेड बाय कांग्रेस। बहुत माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे हम मुस्लिम की एग्जांपल लेते हैं तो कांग्रेस जो है इनको फेवर करती है। दे वेरियस पॉलिसीज़ दे हैव स्टार्टेड वेरियस पॉलिसीज़ बेनिफिटिंग द माइनॉरिटी इन इंडिया। उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ स्टार्ट की हैं माइनॉरिटी के लिए इंडिया में। मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी वोट्स आर वोन बाय द कांग्रेस एलोन। तो कांग्रेस माइनॉरिटी का वोट भी, जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को ही है, ज़्यादा माइनॉरिटी के लिए काम कांग्रेस ही करती है। सेकुलरिज्म, अब कांग्रेस जो एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस इज़ नॉट ए सिंगल रिलीजन डोमिनेटेड पार्टी। तो कांग्रेस जो है किसी एक रिलीजन डोमिनेटेड पार्टी नहीं है, जैसे कि बीजेपी को माना जाता है कि बीजेपी जो है एक हाई कास्ट हिंदू वोट बैंक की पार्टी है। सो इट बिलीव्स इन द सेकुलरिज्म एंड इट्स मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज आर सेकुलर। तो कांग्रेस की बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं सेकुलर हैं। तो हालांकि आज के टाइम में बीजेपी भी सेकुलर है। बीजेपी में आपको मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे, आपको शेड्यूल कास्ट देखने के लिए मिलेंगे, आपको शेड्यूल ट्राइब देखने के लिए मिलेंगे। तो लेकिन ऐसा है कि जो कांग्रेस है, इसको स्टार्टिंग से, कांग्रेस की जर्नी बहुत लंबी है, तो कांग्रेस को स्टार्टिंग से ही सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है। क्योंकि आपको पता होगा गांधी जी ने सेकुलरिज्म के पीछे ही अपनी जान दे दी थी। वुमेन प्रोटेक्शन, अब वुमेन प्रोटेक्शन के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? वुमेन प्रोटेक्शन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कांग्रेस सोशल बेसिस। तो कांग्रेस का एक सामाजिक बेसिस जो है उसका वुमेन प्रोटेक्शन एक अटूट अंग है, इम्पॉर्टेंट फीचर है। दे हैव मेड वेरियस पॉलिसीज, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो बनाई हैं। किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई है। जैसे जिसमें एक ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बनाई है, was funded by Margaret Cousins in 1929 and इट्स लाइव एग्जाम्पल। तो जैसे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है ये किसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर आता है गांधीज़म, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस से थे, तो कांग्रेस ने जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है उसको अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी माना है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ कांग्रेस सोशल करेक्टर। तो कांग्रेस का जो सोशल करेक्टर है, सामाजिक करेक्टर है, उसका गांधीज़म बहुत एक इम्पॉर्टेंट अटूट अंग है। दे बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ गांधीज़म, मतलब नॉन वायलेंस। वो गांधी जी के प्रिंसिपल्स में, गांधी जी की विचारधारा में अपना विश्वास रखते हैं। और गांधी जी की विचारधारा कौन सी थी? नॉन वायलेंस की थी। It can be said that Congress dominated the politics of India mostly because of name of गांधी। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो कांग्रेस जितनी भी आज पावरफुल है, या कांग्रेस के पास नाम है, कांग्रेस मशहूर है, कांग्रेस के पास जो भी है, जो इंडियन पॉलिटिक्स को कांग्रेस ने जो डोमिनेट करके रखा है, वो किस चीज़ से रखा है? गांधी के नाम से लगा। जैसे कि बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि अभी कांग्रेस में जो है गांधी परिवार का जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे कि वरुण गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं पावरफुल इसलिए हूँ या अच्छी जगह इसलिए हूँ क्योंकि मेरे नाम के साथ गांधी जुड़ा है। तो अगर मेरे नाम के साथ गांधी नहीं जुड़ा होता तो मैं हो सकता है पार्टी का कहीं पोस्टर लगा रहा होता या कुछ मजदूरी कर रहा होता। तो ये उन्होंने, वरुण गांधी ने खुद कहा था। एंटी पॉवर्टी, अब जो है कांग्रेस जो है, कांग्रेस चाहती है जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो दूर हो जाए। क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा एक बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, ये भी इंदिरा गांधी जी ने दिया था। कांग्रेस हैज़ लॉन्च्ड हर मोस्ट ऑफ द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, जैसे मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसको हम पहले ही कहते थे इंदिरा आवास योजना। तो कांग्रेस ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं एंटी पॉवर्टी के लिए कि गरीबी को हम कैसे दूर करें, जिनमें से मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही गरीबी देश की भी दूर कर रही है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसको पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था। कांग्रेस हैज़ गिवन वेरियस स्लोगन्स, कांग्रेस ने बहुत सारे नारे दिए हैं, स्लोगन्स दिए हैं फॉर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, के देश से हम, इंडिया से गरीबी कैसे हटाएं। और इसमें से सबसे फेमस स्लोगन जो है, नारा जो है, वो है गरीबी हटाओ। ये पार्लियामेंट में दिया था इंदिरा गांधी जी ने। तो यही इसकी लास्ट स्लाइड है, ये शायद बनाते बनाते किसी और का है, इसको प्लीज़ आप नहीं पढ़िएगा, ये किसी और की स्लाइड मैंने डाल दी है यहाँ पे। तो आपका धन्यवाद, आपने जो पूरा लेक्चर देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से लेक्चर को पढ़ना, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हो। अपना अच्छे से ध्यान रखना,
और बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस जर्नी। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए होगी आप हमें मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हमारे हाथ में जितनी भी हेल्प होगी हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू। और आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, आप ज़ेरोक्स करके उस नोट से भी पढ़ सकते हो और उसमें कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हो। हमारी जितनी भी इस चैनल की सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।